नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। जब से श्रद्धा मर्डर केस सामने आया है तब से सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ज़रूरत थी आफ्ताब को उसको 35 टुकड़ों में करने का। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आफ्ताब ने जो ये निर्मम हत्या की वो मदरसा ट्रेनिंग थी, मदरसा एजुकेशन का ये नतीजा था कि आफ्ताब को इस बात की जरा भी ग्लानि नहीं हुई, इस बात का जरा भी मलाल नहीं रहा कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसकी वो इस तरह से हत्या कर देता है। आखिर जड़ क्या है इस लव जिहाद का, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? और क्योंकि हमारे देश में सिनेमा का बहुत बड़ा रोल होता है समाज को संगठित करने में, उसकी संरचना को एक ढांचा देने में और उसको पोषित करने में, क्या बॉलीवुड की ये भूमिका रही है? क्योंकि बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से हम देखें, कुछ दशकों से देखें, तो ये जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पर मोहब्बत और आशिकी की जो कहानियाँ सामने आई, क्या ये जो लिबर्टी थी और लिबरल एटीट्यूड जो था समाज का और परिवार का एक दूसरे के साथ मिंगलिंग को लेकर के, ये उसका नतीजा है? या एक बात जो कही जाती है, जो अभी पीएफआई के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, उसमें सारे कागजात दस्तावेज जो सामने आए, उसमें एक रोड मैप तैयार था कि हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना है, हिंदुस्तान में एक इस्लाम माइंडसेट को स्थापित करना है। ये उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है और आफ्ताब छोटा ही सही, लेकिन वो भी एक प्यादा है। बॉलीवुड क्या है, आफ्ताब क्या है ये लव जिहाद? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक दयानंद पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा इंडिया पे। किस तरह से इस पूरे मर्डर केस को लेना चाहिए और इसका इम्पैक्ट वो साइको था या इम्पैक्ट ऑफ थॉट ऑफ स्कूल है, बॉलीवुड है या सोसाइटी है? कैसे ले, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो थॉट ऑफ स्कूल है। बॉलीवुड तो बहुत बात की बातें हैं और ये पीएफआई बहुत बात की बातें हैं। उनका जो थॉट ऑफ स्कूल है कि हम रूलर हैं और रूलर की जगह वो कहते हैं हम आक्रमणकारी हैं। तो जब मुगलिया सल्तनत आती है, मुगलिया सल्तनत के पहले भी जो लोधी है या गजनवी और गजनी टाइप लोग हैं या तैमूर टाइप लोग हैं, यहाँ तक कि देश में बैठे टीपू सुल्तान जैसे लोग, इन्होंने एक नैरेटिव रचा कि हम यहाँ रूल करने के लिए हैं और औरतों को भोगने के लिए। देखिए, उसका एक जो बेसिक फंडा है, इस बात को लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। कुरान में एक कंसेप्ट है कि औरतें जो है वो मर्दों की खेती है। अच्छा। वो स्त्री को मनुष्य नहीं मानते। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि पुरुषों की खेती है, से वो उसको चाहे खेती आप कीटनाशक डाल के करें या कैसे भी खाद डाल के करें, क्या करके करें, तो स्त्री को जब वो मनुष्य नहीं मानते तो फिर बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और शुरुआत वहाँ सोचिए, आप याद करिए रानी पद्मावती के साथ जो हुआ वो क्या कम था? सोचिए कि मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़े कवि हुए हैं, बतौर कवि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन पद्मावत, सोचिए कि जायसी जो थे चल फिर नहीं पाते थे, अपंग थे। देखिए, उन्होंने पद्मावत का ऐसा वर्णन किया खिलजी के सामने कि खिलजी बड़ा उत्सुक हो गया पद्मावती से मिलने के लिए। और जब वो गया तो वहाँ जो रतन सिंह थे, उनसे कहा कि बस, अच्छा, रतन सिंह ने वही कर दी कि उसने कहा अच्छा बस देख बंद दीजिए, बाकी कुछ। और देखने के बाद उसको तब किसी तरह तैयार कर दिया और फिर रतन सिंह को धोखे से बुला के उसने कैद कर दिया और फिर ले आया, अपने मालूम में कैद किया। फिर जैसे पद्मावती अपने सेनापति गोरा के साथ आई और फिर क्या क्या हुआ, वो सब इतिहास की बात है। लेकिन फिर बाद में जब वो पहुँचा है दोबारा आक्रमण करने, तो रतन सिंह मारे जाते। और पद्मावती जो 18,000 रानियों के साथ जौहर देती है, वो क्यों देती है? चिता सजा की 20,000 रानी। हमारे बहुत प्रिय कवि हैं देवेंद्र कुमार बंगाली, उनकी कविता है कि तुमने इतिहास पढ़ा होगा और रानी पद्मावती का इतिहास पढ़ा होगा। अगर रानी पद्मावती जल कर मरने के बजाय लड़ कर मरी होती तो देश का इतिहास शायद कुछ और।
यही हमारी तमाम स्त्रियों को सोचना चाहिए कि वो जब मारी जाती है, कभी सूटकेस में बंद की जाती है, कभी फ्रीजर में बंद की जाती है काटून के टुकड़े, या कोई छत से ढकेल देता है या कोई कुछ और कर देता है, ये लड़ती क्यों नहीं है? वहाँ प्रतिरोध तो कर सकती थी ना। और सवाल ये है कि आप अगर ऐसे ही तमाम सारे खिलजी, ये सब खिलजी है, सीधी सी बात है, ये मनुष्य नहीं, ये खिलजी है, आक्रमणकारी है। और अकबर को हमारे यहाँ माना गया कि द ग्रेट अकबर जाता था, लूट की औरतों को लाता था, मीना बाजार लगाता था और अपने सूबेदारों में बांट देता था उनको। और वो हिंदू राजाओं की औरतें होती थी, उनकी बेटियां होती थी, उनकी पत्नियां होती थी और भी उनके परिजन होते थे। तो उनके यहाँ एक हमेशा से अभी भी उनके दिमाग में आया है कि वो गया नहीं है, वो भले मैकेनिक हो, भले वो कोई छोटा मोटा काम कर रहा हो, कहीं साइकिल साफ कर रहा हो, कोई मोटरसाइकिल साफ कर रहा हो, जो उनके दिमाग में है कि हम तो रूलर हैं, हम तो अटैकर हैं, वही करना। ऐसा उनका कंसेप्ट है। वो अपनी औरतों के साथ यही सब करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम औरतों के साथ बहुत तस्वीर में सजा के बैठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्त्री उनके लिए खेती है, चाहे जैसे मतलब स्त्री उनके लिए मनुष्य नहीं है, सीधी सी बात। और मुझे श्रद्धा जैसी लड़कियों से कभी भी सहानुभूति नहीं होती। वो अपनी माता पिता की 25 साल जिसे पाला पोसा आपको, उसकी बात आपको नहीं सुनाई देती है, आफ्ताब की बात सुनाई देती है। आप याद कीजिए एक IAS अफसर थी, उन्होंने कश्मीरी आदमी से शादी की, वो भी IAS था, क्या हुआ? टीना डावी की बात कर रहा हूँ, और वो अंततः तलाक हो गए। मतलब क्या देखा, टीना डावी टॉपर थी, वो भी टॉपर थी, महिलाओं भी टॉपर थी, एक ही बैच की थे, और 2-4 साल में ऐसा क्या हो गया? अब अगर वो IAS होता तो नहीं मार देता, टीना डावी पक्का मार देता, छोड़ता नहीं। अब यह दबाव बना ही होगा। अरे भाई कुछ भी रहा होगा, लेकिन उनके दिमाग में है कि हमें मार डालना है। ये भाई बताइए कि 16 साल की एक लड़की है, वो 3 बच्चों की माँ बन जाती है और तलाक भी पा जाती है, ये भी तो मारना ही है। ये 3 तलाक यही कर रहा था और क्या कर रहा था? जो एक सईदा सईद हमीद है दिल्ली में, पता नहीं जीवित है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, उसमें तमाम मुस्लिम स्त्रियों की जो उन्होंने 3 तलाक से जो पीड़ित थी और कैसे वो 16 साल की तमाम साल मतलब फैक्चुअल औरतों को उन्होंने सिर्फ कहानी नहीं बताई थी, उन्होंने अलग अलग औरतों के नाम फोटो सहित वो रिपोर्ट तैयार की थी। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे और तभी वो 3 तलाक के खिलाफ लाना चाहते थे विधेयक, और उस रिपोर्ट को मतलब सरकार के कहने पर ही सईदा हमीद ने तैयार किया था और बहुत मेहनत से उन्होंने तैयार किया था महिला आयोग की तरफ से, और वो रिपोर्ट संसद में रख तक नहीं पाया अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए कि जो जामा मस्जिद के मौलाना बुखारी थे, उन्होंने कह दिया अगर ये रिपोर्ट रख ली गई और लागू किया गया तो देश में हम आग लगा देंगे। अटल जी जैसा नेता डर गया और रिपोर्ट को ठंडे बस से उड़ा दिया। ये बात से 2000 किया था। तो उनकी जो रिपोर्ट है ना, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, तो ये जो श्रद्धा है या टीना डाबी है, एक की भी वॉइस ऑफ वॉइसलेस की ही बात है। और जितनी घटनाएं होती हैं, जब यहाँ आजम खान मिनिस्टर हुआ करते थे तो रामपुर में 3-4 दलित लड़कियों को रेप करके पेड़ में लटका दिया, ये बता दिया कि सब आत्महत्या की है, और मामला गरमाया, अचानक गरमाया और फिर अचानक उसी दिन ठंडा हो गया। इसलिए ठंडा हो गया कि उनके रेपिस्ट जो थे मुस्लिम से। और आज भी देखिए श्रद्धा का जो मामला आया है, कोई सेकुलर या तमाम जो है ना अपने को वायर और क्या क्या इंटेलेक्चुअल नहीं मानता, उनको गधा मानता है। लोग गलत कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स गधे हैं, उनकी पीठ पे जो लाद दिया जाता है वही होते हैं, उनको बता दिया जाता है इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, ये गधे हैं, इनको इंटेलेक्चुअल्स कहना बंद कर देना, क्योंकि इनकी पीठ पे एक एजेंडा लाद दिया था, वो एजेंडा लेके ढोते रहते हैं। गधा नहीं जानता हमारे पीठ पर क्या है, और उनकी पीठ पर अगर ये लाद दिया जाए कि ये बोलना है। एक नारा इधर 10-15 सालों से चला, जय भीम जय भीम। जय भीम मतलब अम्बेडकर और भीम मतलब इस्लाम। तो यहाँ पे भीम मैं वही बता रहा था, भीम अम्बेडकर श्रद्धा और भीम है आपका, वही जय भीम, भीम और भीम चल रहा, श्रद्धा भी करनी चाहिए, कोई आवाज नहीं खड़ी हो रही। तो भीम हो गई। अभी कोई सवर्ण होता ना आफ्ताब की जगह, आग लग गई होती देश में, दलितों ने आग लगा दिया होता।
अम्बेडकर जो दलितों के बड़े नेता माने गए हैं, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत खुश हुए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो अम्बेडकर बहुत खुश हुए, और न सिर्फ खुश हुए, उन्होंने किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने स्टेब्लिश किया और कहा कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि हमारे देश से एक अभिशाप चला गया। वो इस्लाम को क्लियर कट अभिशाप माना। अच्छा। अब उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गांधी और नेहरू यहाँ कुछ मुसलमानों को रोक लेंगे। अम्बेडकर तो खुश है कि हिंदुस्तान की धरती से मुसलमान अपना लेके गए, मुसलमान के रूप में इस्लाम जा रहा और है। नहीं गए, यहाँ शांति रह जाए। पूरी किताब लिखी और इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, मतलब एक लाइन ही लिखी इस्लाम अभिशाप में, पूरी मानवता के लिए लिखा, नहीं देश की मानवता के लिए इस्लाम। आपने जोधा अकबर का इसका पद्मावती का जिक्र किया तो मुझे बॉलीवुड याद आया। पद्मावती मैं आ रहा हूँ बॉलीवुड पे आ रहा हूँ। देखिए पद्मावती का किस्सा तो सही है, लेकिन जो बॉलीवुड है वो एक समय हाजी मस्तान के पैसे से जोड़ा हुआ। और राज कपूर एक समय एक फिल्म बनाए थे मेरा नाम जोकर, और वो फिल्म पिट गई, बुरी तरह फ्लॉप हो गई, और राज कपूर दिवालिया हो गई और सड़क पर आ गए। घर उनका बचा रहा, लेकिन सब कुछ गिरवी हो गया था, बहुत परेशान थे और कहीं से कोई रास्ता उनको दिख नहीं जाता। एक दिन हाजी मस्तान ने राज कपूर को अपने घर डिनर पे बुलाया, और डिनर के पहले शराब वराब पिलाई गई, और बहुत ही भावुक होकर हाजी मस्तान ने राज कपूर को ऑफर किया कि राज भाई आप एक फिल्म बनाइए। उनका पैसा ही नहीं दे रहा कोई, हमारे पास पैसा ही नहीं, कहाँ से फिल्म, उनका पैसा मैं देता हूँ, फिल्म अगर चल जाए तो लौटा दीजिएगा, और नहीं चलती है तो भूल जाइए। राज कपूर ने बहुत संजीदगी से मना किया, उसके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि राज कपूर को जब फिल्म बनानी होगी तो हाजी मस्तान के पैसे से नहीं बनाएंगे, और उसके चले आए। राज कपूर कुछ वो सलाह दी थी, वो बहुत पॉपुलर थे सोवियत संघ में, वहाँ भारत से आलू भेजा जाता था, निर्यात होता था। तो कई लोग कहा भाई आपको रूस में बहुत आलू होती है, वहाँ से कहीं लाइसेंस मिल जाएगा, आलू यहाँ से भेजिए तो पैसे मिल जाएंगे। उनका राज कपूर आलू बेचने के लिए नहीं करना हुआ, फिल्म नहीं बनाएगा। तो इस तरह के लोग थे, और राज कपूर ने हिना जैसी फिल्म बनाई है जो कई साल से निकल के लगती आती है। और राज कपूर ने बहुत सारे सामाजिक समता की, सद्भाव की फिल्में बनाई। मैंने कुछ ये फिल्म है प्रेम रोग, विधवा जीवन पर बहुत क्लासिक फिल्म है, मैं उनको उस फिल्म को मेरा नाम जोकर से भी बेहतर मानता हूँ। लेकिन राज कपूर तक ये चीज़ें थमी नहीं, उन लोगों में मालूम था, राज कपूर को भी, देवानंद को भी, इवन दिलीप कुमार को भी मालूम था। अलग बात है दिलीप कुमार और हाजी मस्तान की बात दोस्ती होगी। ब्लैक मनी फिल्म, वाइट मनी ब्लैक मनी से बॉलीवुड खड़ा हो गया। ब्लैक मनी तो देखिए दुनिया में सदियों से है रही, उसको आप देखो। बाद में हाजी मस्तान तक तो गनीमत थी, बाद में दाऊद इब्राहिम जब आया उसने हाईजैक कर दिया पूरे बॉलीवुड। सोचिए कि एक समय था, शुरुआत तो फिल्म की होती है दादा साहब फाल्के से, पहली फिल्म को वही बनाते हैं, मूवी फिल्म जो कहते हैं, और दादा साहब फाल्के धार्मिक फिल्में बनाते थे, और तमाम सारे सामाजिक विषयों को छुआ। लेकिन बाद के समय में खासकर 70s से 60s से मैं आ जाता हूँ। 60s में मुगल आजम एक फिल्म है, मुगल आजम में जो भी किस्सा है वो इतिहास का 1% नहीं है, इतिहास में कुछ है ही नहीं है। यहाँ तक कि जोधा अकबर मानसिंह की बहन नहीं है, इतिहास में यही बताता है कि जोधा अकबर कोई, जोधा बाई कोई है ही नहीं। अच्छा, ये कैरेक्टर ही नहीं है, नहीं है, मानसिंह की बहन भी नहीं है, और वहाँ फिल्म में दिखाया गया कि मानसिंह की बहन है जोधा बाई, और अकबर की पत्नी, ऐसा कुछ नहीं है। और सलीम हिंदू इसी से पैदा हुआ नहीं है, ये भी जान लीजिए। वो फिल्म में कमाल अमरोही की कलम का कमाल था कि उन्होंने ऐसी कहानी नहीं की, और क्लासिक फिल्म थी। और बाद में जब मुल्क मैं देखता हूँ, मैं मुगल आजम के प्रशंसकों में से उसके गाने, उसके डायलॉग, उसकी कहानी। भाई फिल्म तो कई बार हम खुद कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जानते हैं कि बहुत सारे सच में एक फिक्शन नहीं, जैसे हर कहानीकार जो होता है तो समझिए ग्वाला होता है, जैसे ग्वाला बिना पानी मिलाए दूध नहीं बेच सकता,
तो कहानी लिखने वाला भी कुछ मिलावट कर देता है, ऐतिहासिक कहानी भी लिखता है, उसमें कुछ न कुछ कल्पना की कुछ जोड़ता ही है। तो कमाल अमरोही ने लेकिन बाकमाल कल्पना की और एक नया ढांचा खड़ा कर दिया जो कहीं कुछ नहीं था। और कभी अकबर का अपने बेटे से कोई झगड़ा भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन जब मुड़ के मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि अकबर का फेस सही करने के लिए एक कमाल अमरोही ने काम किया। अनारकली उसमें हीरोइन, अकबर को विलेन से हीरो बनाना है। अनारकली उसमें हीरोइन और सलीम की माशूका है। इनफैक्ट अकबर की रखैल थी अच्छा अनारकली। अच्छा। लाहौर में उसकी अभी भी कब्र है, मजार बना दिया उन्होंने। अच्छा और उसको दबा के रखते क्योंकि ग्रेट एम्परर की छवि में दबा सकता। और अकबर की जाने कितनी रानियाँ थी, हरम था उसका। इतिहास में हमें नहीं सब पढ़ाया जाता, हम लोग जानते हैं इतिहास इरफान हबीब का, रोमिला थापर का, जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया। सच जो है राणा प्रताप ने उसको 16 साल के लिए आगरा से भगा दिया था। लाहौर में रहा था 16 साल, वो आगरा आया नहीं अकबर, तो ये बात नहीं पड़ी जाती। श्यामनाथ पांडे ने हल्दी घाटी की कविता लिखी है, राणा प्रताप को लेकर चेतक कविता लिखी है, हल्दी घाटी का कहानी है। पहले पाठ्यक्रमों में हम लोग पढ़ा, तो बाद में उसको सांप्रदायिक करके पाठ्यक्रमों में सजा दिया गया। तो एक कमाल अमरोही का कमाल था लिहाजा। अभी 90s में आशीष गौरकर ने फिल्म बनाई जोधा को, उसमें भी वही सब बेवकूफियाँ। बाद के समय में क्या हुआ कि जब हाजी मस्तान विदा हुआ, ये दाऊद इब्राहिम ने जगह दी, तो उसने पूरे बॉलीवुड में जब हाईजैक किया तो उसी तरह से कोट कहानियाँ लिखा जाए, उसके तमाम गुर्गे। अब आप सोचिए कि क्या नाम भूल, आजमगढ़ का एक साथी था, उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसने एक हीरोइन को भी शादी वादी के लिए तय कर दिया था और उसके साथ रहने लगी थी। वो शायरी करने वाला था, फिल्मों में गाने लिखने वाला था, उसके नाम से गाने लिखने, वो तय करता था कौन हीरो होगा कौन हीरोइन होगा, क्योंकि पैसा लगाते थे। उसके बाद फिर जावेद अख्तर की आमद होती है। जावेद अख्तर और सलीम जावेद की जोड़ी आती है। उन्होंने जो नैरेटिव रचा फिल्मों में, वो बहुत ही मतलब खतरनाक नैरेटिव रचा। उन्होंने पंडितों को और मतलब विलेन बनाना शुरू किया और मौलवियों को, और ये काम बी आर चोपड़ा से शुरू होता है। बी आर चोपड़ा की फिल्म है धूल का फूल, उसमें जो एक नाजायज संतान होती है हीरो की, उसको एक मुसलमान पालता है और वो गाना भी गाता है, मैं हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और बाकी को वहाँ दुष्ट दिखाया गया, तो मान लिया गया पंडित और ठाकुर सब दुष्ट होते हैं, मौलवी जो होता है बहुत शराफत से होता है। ये जो बॉलीवुड ने नैरेटिव रचा ना, धीरे धीरे समाज में इसको इंसर्ट किया जाता है। वो दिमाग में आ गया। आज ही मैंने न्यूज़ में देखा कि गाजियाबाद में मुस्लिम औरत के साथ मौलवी ने रेप किया है और वो रो रही है बुरी तरह और कह रही है कि उसी मदरसे पर बुलडोजर चला देंगे। लेकिन एक मुस्लिम नौजवान है वहाँ, वो रिपोर्टर से कह रहा है कि इसको मौलवी मत कहो, कह रही क्या 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 टीचर को, मौलवी नहीं। ये दिमाग में मौलवी, मदरसे में टीचर कहाँ पढ़ाते, तो मदरसे में मौलवी पढ़ाता है। और हम लोग बच्चे थे, मुझे याद है मदरसे में कोई वो ज़्यादातर उनको मौलवी साहब लोग कहते थे, तो मदरसा मतलब मौलवी। तो एक नैरेटिव रचा कि ऐसे ऐसे है। आप देखिए एक फिल्म है दीवार, उसमें अमिताभ बच्चन जो है हीरो है और शशि कपूर उनके सहायक नेता है। उसमें है कि शशि कपूर माँ के साथ उसमें डायलॉग चलता है ना कि मेरे पास कुछ ही है, बंगला कार, तुम्हारे पास क्या, तो कहता है मेरे पास माँ है। उसमें अमिताभ बच्चन का जो करेक्टर है वो पूजा पाठ में भगवान में यकीन नहीं करता, लेकिन एक उसके पास बिल्ला है कुली वाला 786, उसमें यकीन करता है। 786 में यकीन करता है, मंदिर में यकीन नहीं करता। और उसमें पूरी फिल्म में है कि जब 786 उसके साथ था उसकी जान बच गई। देखिए 786 उसके पास से हटा और वो मर गया। ये नैरेटिव क्या है? एक फिल्म शोले आप याद कीजिए, उसमें एक हंगल ने किसी तो उसमें उनका पोता जो है अचानक मर जाता है, मतलब डाकू ने मार के भेजा है और सामने लाश पड़ी है और अचानक अजान होती तो कहता है मेरी नमाज का समय हो गया, और लाश पोते की छोड़ के नमाज के लिए निकलता। ऐसा होता है क्या? ऐसा संभव है क्या? फिल्म में है। उस फिल्म में तो ये भी था कि गांव में बिजली नहीं रही, पानी की टंकी लगी हुई जिसमें दबे टूटता है। तो इस तरह की बेवकूफियाँ सलीम जावेद हमेशा करते रहे। और शोले फिल्म जो थी पूरी की पूरी कॉपी फिल्म है जानी, उसका मतलब वो इंडियन एडाप्टेशन करते हैं, उसमें छोटी छोटी सुरमा भोपाली से नदी पे और इस तरह की बेवकूफियाँ जोड़ देते हो।
जैसा नमाज का समय हो गया। तो ये जो नैरेटिव बनाया गया ना, अभी एक फिल्म आई थी हैदर, एक फिल्म आई थी मुल्क, ये सब की सब प्रो टेररिस्ट फिल्में हैं। इवन उसमें अभी शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, गुजरात बेस्ड फिल्म थी, वो भी प्रो टेररिस्ट फिल्म थी। उसमें इसमें नहीं करता है शराब की, क्या क्या लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा मैंने देखी नहीं। अब देखिए तो लेकिन चीज़ें अब बदल गई, और इतनी तेजी से बदल रही कि बिना फिल्म देखे लोग फिल्म को पिटवा देते हैं। बिना देखे रिलीज होने के पहले कह देते हैं फिल्म नहीं देखनी, वो फिल्म पिट जाती है। एक बहुत छोटे फिल्म बजट की फिल्म आती है कश्मीर फाइल्स, और बेहिसाब चलती है, और ये बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में, करोड़ों अरबों की फिल्में पिट जाती है, रिलीज होने के पहले उनकी तैयारी होती है, पिट गई। ये स्थिति होगी। तो अब नैरेटिव चेंज हो रहा है, अब बॉलीवुड भी बदल रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी बनने जा रही है। अगर उसका मिसयूज नहीं हुआ, जैसे फिल्म सिटी नोएडा में ऑलरेडी है, और आप तो वहाँ काम कर चुकी हैं, आप जानते हैं फिल्म सिटी में सारे न्यूज चैनलों वो फिल्म सिटी थी, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होनी, पत्रकारों की सिटी बन गई, न्यूज चैनलों की सिटी बन गई। फिल्म सिटी वो गलत कहते हो, न्यूज चैनल सिटी। अगर यहाँ भी ऐसे नहीं हो, अच्छा एक से एक फिल्मकारों ने वहाँ दिया था, क्या नाम है, जमीन उनको दिया गया था, उनको सब्सिडाइज दिया गया था, और सबने बेच दिया। कोई वहाँ फिल्म बनाने नहीं आया, और बड़े बड़े फिल्मकारों ने और बड़े बड़े लेखकों तक ने, कमलेश्वर जैसे लेखक भी वहाँ जमीन ली थी फिल्म बनाने की, सबने बेच दिया। यहाँ तक कि अभी आज तक का जो चैनल है वो जहाँ पे है, उसके लिए जब उन्होंने खरीदा जिस प्रोड्यूसर से, जो फिल्मकार फिल्म मेकर से, उसके जो उस वक्त क्या नाम है मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो बहुत भांजरेबाजी करने लगे, पैसा ज़्यादा मांगने लगे वहाँ मतलब। तो आज तक जो लगातार मतलब यहाँ एक अनीता सिंह IAS अफसर थी, वो लटका रही थी बोले, तो मुलायम सिंह बड़ी प्रिय महिला थी वो, तो उनके खिलाफ इतनी खबरें दिन भर लगातार आते हैं। अब मुलायम सिंह की प्रिय थी, तो मुलायम सिंह की विशेष महिला थी, बाकी कहना इसी का मान है। तो वो उसमें बार बार बोले, तो उन्होंने ऐसा आज तक वालों ने दिन रात खबर 2-3 दिन चलाई, और अब उनकी फाइल फिल्म हो गई, ये सिक्योरिटी। और यहाँ एक बीबी सिंह वाइस चेयरमैन थे LGA। आपने बहुत सारी बताई कि कैसे लिख के और फिल्म बना के नैरेटिव जो है वहाँ पे सेट किया गया, और प्रो इस्लाम नैरेटिव को, प्रो मुसलमान नैरेटिव बॉलीवुड प्रो इस्लाम नहीं किया गया, एंटी हिंदू किया गया। प्रो इस्लाम करने में कोई बुराई, आप याद कीजिए आज से 30 साल 40 साल पहले हर फिल्म में कव्वाली जरूर होती थी, तो कव्वाली कहाँ गई, क्यों गई, क्यों नैरेटिव बदलने लगा। दिक्कत यह ना कि अब दूसरे ढंग की चीजें, मतलब पता नहीं क्या था कि हर फिल्म में कव्वाली जरूर डालती थी, और भले शूटिंग सारी मुंबई में हो, लेकिन लखनऊ की कहानी जरूर आ जाती, नवाबों की बात जरूर आ जाती थी, और लखनऊ की कुछ शूटिंग दिखा दी जाती थी, और आउटडोर में बाकी सभी जो शूटिंग हो जाती। एक चीज़ जो पूछना चाह रही थी, इसके अलावा पिछले कुछ दो दशकों से खासकर हम देखें तो बॉलीवुड में एक और चेंजेस आया, मुस्लिम हीरो बहुत वहाँ पॉपुलर हुए और हिंदू हीरोइन पॉपुलर हुई, और मुस्लिम हीरो के लिए जो उनकी पत्नियां बनने लगी वो हिंदू लड़कियां बनी। ये पहले भी हुआ, आपको मैं बताता हूँ। पहले क्या था कि माना जाता था कि सब घरों की सभी घरों की स्त्रियाँ फिल्मों में काम नहीं करती, ये मधुबाला, ये मीना कुमारी, ये दुनिया रखे, ये सब हिंदी नाम रखे गए इनके, ये सब मुस्लिम महिलाएं थी, और पहले तो शुरू में तवायफ काम करती थी, आती थी काम करती चली जाती थी, तो उसको अच्छा पेशा नहीं माना था। ये देविका रानी है, वो हिंदू थी, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, अशोक कुमार जैसे लोगों को प्रोड्यूस किया, और एक नैरेटिव उन्होंने दिया। तो पहले मुश्किल ये थी कि सारे साजिंदे, सारी हीरोइनें मुस्लिम हुआ करती, और यहाँ तक कि जो हिंदी के लेखक थे वो फिल्मों में काम करना नहीं पसंद करते थे, लिखना नहीं पसंद करते। आप शुरू की देखिए ना, तमाम सारे जो भी लेटेस्ट लिखने वाले लोग हैं या स्क्रिप्ट लिखने वाले सारे मुस्लिम हैं, मैक्सिमम मुस्लिम हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये पंजाबी, ये बंगाली और मुस्लिम, इन्हीं तीनों के हाथ में थी, पंजाबी, बंगाली और मुस्लिम। यही लोग गा रहे थे, यही लोग लिख रहे थे, यही लोग बजा रहे थे, सब कुछ था। तो उस वक्त तो अच्छा जो जिस समाज का रहेगा वही लिखेगा ना, वही करेगा ना। अब देखिए तो ज़्यादातर गानों में उर्दू लफ्ज़ आते हैं, पुराने फिल्मों के गानों में, फिर बाद में पंजाबी आने लगे, फिर बाद में हरियाणवी भी आने लगे, फिर मिक्स होने लगा, अब तो गानों की ऐसी तैसी हो गई है। लेकिन शुरू में जैसे अब शकील बदामी थे, बहुत खूबसूरत शायर हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गीत लिखे हैं,
मजरूर सुल्तानपुरी है, ये लोग कभी कम्युनल नहीं हुए। जैसे शकील बदानी है, मजरूर सुल्तानपुरी है, यहाँ तक कि वो मंटो ने भी अच्छी अच्छी कहानियाँ कई फिल्मों में लिखी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे थे, और तब हिंदू मुसलमान का ये भेद नहीं था। बाद में धीरे से एक रेखा खींची जाने लगी, और सेकुलर और कम्युनल और ये वो। अब कश्मीर फाइल्स की तो कम्युनल फिल्म बता दिया लोगों ने, बताइए कहीं से कम्युनल नहीं है, लेकिन बता दिया लोगों ने, क्योंकि वो हजम नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई दिखा रही थी। तो एंटी हिंदू फिल्में बनती रही और एक समाज वो बनाते रहे। और पहले भी देखिए, खान बंधु पहले भी थे, दिलीप कुमार के खान, संजय खान, फिरोज खान, ये लोग पहले भी। और संजय खान ने तो बनाया, क्या नाम है, टीपू सुल्तान पर कई एपिसोड का दूरदर्शन में सीरियल बनाया। वो टीपू सुल्तान को धर्मांतरण के लिए जाना जाता है। वो अभी तो 50 साल की जो हैदराबाद को वैसी है, इनके पुरखे हिंदू थे अभी टीपू सुल्तान के समय तक। टीपू सुल्तान के डर से लोग मुसलमान बन गए। तो ऐसी को वो उनका फैमिली खान से दिया का गया वर्चस्व तभी था। अंतर जैसे मीना कुमारी है, मीना कुमारी ओरिजिनली भी बंगाली है। उनकी नानी जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से आती है, लेकिन उन्होंने किसी मुस्लिम से विवाह किया, तो टैगोर परिवार से भी बहिष्कृत हो गए। और उनका जो क्या नाम है पति था, वो भी अपने परिवार से बहिष्कृत हो गया था, को पैसे वाला आदमी था। लेकिन वो मीना कुमारी की नानी का दुर्भाग्य था कि उनके पति जो थे, नाना उनके मीना कुमारी को, जल्दी उनका निधन हो गया। वो कहीं की नहीं लगे, तो मायके की लगे, तो ससुराल की लगे। तो फिर वहाँ से आई है वो लखनऊ। लखनऊ में नर्स का काम किया, और फिर मेरठ भी गई, मेरठ में भी उन्होंने काम किया, और फिर एक दूसरा विवाह भी किया। और वो जो उसको मुस्लिम से दूसरा विवाह में, क्योंकि वो मुस्लिम से बात शादी कर चुकी थी, तो फिर मुस्लिम से ही शादी कर। फिर उनकी जो बेटी हुई वो गई मुंबई, उसकी भी मुस्लिम से शादी हुई, और उसका जो बेटी का जो लड़का हुआ वो भी हारमोनियम बजाने वाला निकला। तो वो फिर फिल्मों में जैसे होता है ना, साजिंदे होते हैं, वहाँ वो हारमोनियम बजाने लगे, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनकी बेटी है मीना कुमारी। अब सोचिए कि वाकई ऐसा है कि मीना कुमारी बच्ची थी, उनकी एक बड़ी बहन भी थी मीना कुमारी, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, और इनका नाम मीना कुमारी का असली नाम महजबीन है। अच्छा, महजबीन। तो वो किसी स्टूडियो में, वो जो उनके पिता से हारमोनियम को बजाते रहते थे, तो जाते जाते रहते थे। तो बड़ी बहन उनकी चाइल्ड आर्टिस्ट थी। मीना कुमारी भी उस दिन चली गई थी बहन के साथ, और स्टूडियो में कहीं खेल रही थी। अचानक अशोक कुमार हीरो थे, शूटिंग वूटिंग कोई करके आके कहीं बैठे, कुर्सी लगा के, अचानक दो बच्चों को खेलते देखा। तो मीना कुमारी के पिता का नाम लिया कि भाई वो लड़की तो उसकी है, ये दूसरी लड़की किसकी है? तो बताया लोगों ने वो भी इसी की है। अचानक मीना कुमारी, उसको मीना कुमारी नाम नहीं जाए, मजहबी नहीं आता। अचानक खेलते खेलते वो अशोक कुमार के पास आ गया। अशोक कुमार ने उठा के मीना कुमारी को अपने गोद में बिठाया और नाम पूछा। वो कहा जल्दी से बड़ी हो जाओ और मेरी हीरोइन हो। और सोचिए एक संजोग, मीना कुमारी ना से बड़ी हुई, अशोक कुमार की हीरोइन कई फिल्मों में बनी। मीना कुमारी के साथ एक ट्रेजेडी ये थी कि जब वो पैदा हुई तो उनके पिता बहुत परेशान थे, और माँ को पता भी नहीं चला। नवजात बच्ची को ले आके अनाथालय की चीज़ों में रात में। अब जब माँ को होश आया तो उसने पूछा बच्चा कहाँ है? तो वो लड़की थी, मैं अनाथालय की चीज़ों को छोड़ा है। तो टाटा उन्होंने क्या कि ले आओ। गए तो इतफाक से अनाथालय के लोग, रात का समय था, 1 घंटा बजा के चले आए। तो उठाया नहीं, और जब मीना को उठाया तो चीटियों से लथपथ से उनकी पूरी दें, चीटी उनकी पूरी दें, किसी को देखी जान नहीं चलाए, जो उनकी देह पर दाग लग गए। और वो दाग उनकी ज़िंदगी में लगातार वाबस्ता रहे। और बाद में फिर वही जो होता था कि धोखा। अब मीना कुमारी को बचपन में फिर एक महेश भट्ट से, आप उनको जानते हैं, उनके पिता है विजय भट्ट। विजय भट्ट बहुत बड़े डायरेक्टर थे अपने समय के। उन्होंने उनको मीना कुमारी को चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, और कई फिल्मों में काम किया। और बाद में मीना कुमारी जब थोड़ी बड़ी हुई फिर उनको काम किया। लेकिन फिर कोई जो एक तलवारबाजी वाली फिल्में जो आती थी, उनको स्टंट फिल्में कहा करते थे, तो उनके चक्कर में पड़ गई, वहाँ वो उन फिल्मों में काम करने लगी। एक बार कहीं शूटिंग से लौट रही थी तो पूना के पास उनका रोड एक्सीडेंट, तो वही अस्पताल में भर्ती होती होगी। मीना कुमारी की एक अंगुली उसमें कट गई, इसीलिए मीना कुमारी की दोनों हाथों पर उंगलियां कभी एक साथ नहीं दिखाई गई किसी भी फिल्म में, हमेशा पल्लू को दबा लेती। अच्छा,
तो बता रहा हूँ उस वक्त उनको देखने के लिए कमाल अमरोही जाने लगे थे मुंबई से। और जाते जाते अच्छा मीना कुमारी अकेली थी तो कमाल अमरोही उनको वहाँ से अपने ग्रुप में ले लिया और मुंबई वापस आने पर चुपके से शादी कर दी। उनके पिता को पता नहीं चला निकाह उठा कर लिया, घर से रहती थी। और बाद में उनके पिता को पता था, बहुत डांटे वाटा तो फिर वो कमाल अमरोही के साथ भाग गए। अब कमाल अमरोही ने भी उनका जितना शोषण कर सकते थे किया। उनके बच्चे भी थे पहले से, मीना कुमारी के बच्चे भी हुए। और अंत में पता नहीं किस बात पर नाराज होकर उन्होंने वही तलाक कर दी। और फिर जब वापसी की बात हुई तो हलाला होता है क्या, तो मीना कुमारी का हलाला करेगा। और जो जीना तमाम हीरोइन है उनके पिता ने हलाला किया। और वो जीना तमाम के पिता जो थे कमाल अमरोही के असिस्टेंट थे। और मीना कुमारी तब से इतनी टूट गई कि शराब पीते पीते बीमार हो गई। तो 39 साल की उम्र में मीना कुमारी बाद में शायरा हो गई। उनकी ये गज़ल है कि जिस्म तन्हा है नहीं, क्या कहते हैं कि इस जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, क्या जिंदगी इसी को कहते हैं। हाँ, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, जिस्म तन्हा और जान तन्हा। इस मतलब वो इस किताब में लिखा है क्या जिंदगी इसी को कहते हैं। अच्छा, इस कब से ये सारी चीजें, ये 3 तलाक, ये धोखा, ये फरेब, ये मुगल जो इस्लाम की फितरत, जो फितरत कुरान की फितरत है। इस्लाम क्या वो कहते हैं, औरतें हमारी खेती है, तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अब तो अरे भाई बरेली में घटना सामने आई, पूरे घर में हलाला किया, बाप ने किया, भाई ने किया, पूरे घर में हलाला किया। किसके? देखो ना, ये संभव है क्या? होता है। भाई पति ने तलाक दिया तो भाई ने हलाला किया, फिर निकाह हो गया। फिर तलाक दिया, बाप ने हलाला किया, फिर निकाह हो गया। तो बीवी से बारी बारी पूरे परिवार में। अब जो टारगेट औरत का दोष ये था कि वो बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए बार बार तलाक देता था, बारी बारी पूरा परिवार भोग जाता। और जाहिर है कि परिवार में कोई अकेली थी और भी स्त्रियाँ थी और कोई विरोध नहीं करता था। क्योंकि स्त्रियों को ये लोग इतना दबा के रखते हैं, इतने पर्दे में रखते हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुश्किल ये है दयानंद जी कि अब जो है उनके टारगेट पे हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़कियों को तो यही शिक्षा। हमेशा से हिंदू लड़कियां रही है टारगेट पर, हमेशा से। कोई पहले पद्मावती कोई मुस्लिम थी क्या? पद्मावती तो जानती थी कि अपनी इज्जत को बचाना, बाकी लड़कियां तो खुद ही सौंप दे रही, तो क्या कर सकता है। हिंदू औरतें या क्रिश्चियन औरतें भी हमेशा से, आप जाइए केरल, वो क्रिश्चियन औरतों के साथ भी उनका लव जिहाद चालू है। तो ऐसा नहीं, उनको चाहिए कि वो रूलर है, अटैकर है बस। और रूलर और अटैकर का काम है स्त्रियों की इज्जत से खेलना बस। और उनका कोई उसमें दोष नहीं है, उनकी कल्चर का, उनकी जो उनको इनबिल्ट जो सिखा दिया गया वो सीखा हो और वही कर रहे हो। कोई आफ्ताब हो, कोई कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। वहाँ तो हर उनका लव जिहाद, उनका बाकायदा फंडिंग होती है कि जाओ लड़कियों को फंसाओ और शादी करो, उनको बेचो, उनसे बच्चे पैदा करो, मुसलमान बनाओ। ये है उनका टारगेट, लक्ष्य है भाई। अब आप नहीं समझते बस समझिए। आप कहते नहीं साहब गंगा जमुनी तहजीब और ये वो बेवकूफ़ी की बातें और कुछ नहीं। कह रहा हूँ अभी श्रद्धा दलित है, अभी मुस्लिम की जगह कोई और खास का आदमी रहा होता, आग लग गई होती देश में। सब खामोश है, क्योंकि जो दलित चिंतक भी उनको भी फंडिंग होती है, उनको भी पैसा मिलता है चुप रहने के लिए या बोलने के लिए। तो क्या कोई अरुंधति राय क्यों नहीं बोलती इस वक्त? कोई मेधा पाटेकर क्यों नहीं बोल रही? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं उस पर कुछ बोलता? मनीष सिसोदिया क्यों नहीं कुछ बोलता? कोई कांग्रेसी लीडर क्यों नहीं कुछ बोलता है? नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, क्योंकि जय भीम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दयानंद जी। देखिए, आक्रांता इस देश से चले गए, लेकिन नहीं, कहाँ गए? लेकिन वो नहीं गए, आक्रांता ही रह गए। स्कूल जो है वो यही है। आज भी इस देश के मुसलमान अपने आप को आक्रांता ही मानते हैं। उनका हरम आज भी जिंदा है। उस हरम में महिलाएं जो हैं उनकी खेती है। टारगेट पे हिंदू महिलाएं पहले से भी थी और आज भी नहीं, उनके टारगेट पे हिंदू महिलाएं, मुस्लिम औरतें उनसे खुश नहीं है। वो खुश नहीं है क्योंकि उनको वही सिखाया जाता है। उनके धर्म में, उनके कुरान में वो खुश रहें या ना रहें, इससे हमारा मतलब नहीं है। उनके धर्म, उनके कुरान में उनको यही सिखाया गया है। अपने आप को खुश रखने के लिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहें,
इसका ध्यान हमें रखना नहीं, हमें रखना नहीं होगा, उनको एजुकेट भी करना होगा। हाँ। उनको बचपन से एजुकेट करना होगा। हम नहीं कह रहे आप हिंदू मुस्लिम में जिए, हिंदू मुस्लिम, लेकिन जीना पड़ेगा। नहीं जब सवाल तक है आप बताएंगे नहीं, ये सारी बातें बताएंगे तो हिंदू मुसलमान अपने आप आ जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना, देखिए अभी जैसे बाली में मोदी और शी मिले हैं और बड़े किसी को भूल गए लोग, गलवान क्या हुआ था, अभी गलवान गुजरा था ना, अभी बल्कि कांग्रेसियों ने टिप्पणी भी की, आंखें लाल नहीं की और ये हुआ। लेकिन एक जो होता है ना, एक मर्यादा होती है समाज की, तो उसमें हिल मिल के रहना ही पड़ता है। अब नदी छोटी है, मिल के रहना है, लेकिन बताना है कि वो मुसलमान है, हम हिंदू आपको हैं। हमारी जो धर्म है, हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो अलग है, उनका अलग है। उनकी महिलाएं उनका तरीका इतना अलग है कि आप महबूबा मुफ्ती का नाम जानती होगी। हाँ। उन्होंने अपने पिता के भाई, सगे भाई से शादी की, तो क्या कर देगा, अपने चाचा से। ये बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ नहीं होता है ये, और हमारा तरीका क्योंकि अलग है, अपने सगे चाचा से बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन संबंधों का सिलसिला, उनसे उनके साथ दोस्ती का दायरा जो है उसकी हदें नहीं पार हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको दयानंद जी ने बताई। बॉलीवुड से लेकर के, समाज से लेकर के, कुरान से लेकर के, इस्लाम से लेकर के, इतिहास तक सबको साक्षी बनाते हुए आपको बताया कि इस्लाम क्या है और थॉट ऑफ स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर अब भी आप देखिए ना, अभी भी आमिर खान, शाहरुख खान और क्या नाम है तीसरे का, सलमान खान, ये खान मतलब खान ही खान है, तो खान ना हो जैसे कोयले की खान है। और जब देखिए तब लड़कियां उन पर मरती है, क्या कर देगा कोई, हिंदू लड़कियां ही मरती हैं। हाँ, सभी लड़कियां मरती हैं, उसमें हिंदू लड़कियां, भाई देखिए सवाल है कि लड़कियां तो राजस्थान में भी मरती है, ठीक है, तमाम हीरो में मरती थी। एक समय शम्मी कपूर को बहुत लोगों ने कहना है करते, शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी है राज परिवार से आती, तमाम लोग तमाम। अशोक कुमार में इतना लड़कियां मरती थी, इतनी पर्देदारी थी कि अशोक कुमार में पर्देदारी बहुत मरती। लेकिन इन लोगों ने मार्केटिंग की अपने खानों ने, खान है खान है खान है, और उसमें लड़कियां फंस गई और कुछ नहीं। तो बॉलीवुड देखिए, सिनेमा देख के समाज नहीं बनता है, समाज से सिनेमा होता है ना। लेकिन एक नैरेटिव दाऊद इब्राहिम के पैसे से ऐसा रच लिया गया कि फिर ये हमारा समाज नष्ट और भ्रष्ट। तो ये बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि बातें ही ऐसी हैं कि हम चाहे जितनी भी इसके बारे में अपने इतिहास को खंगालें, वर्तमान को टटोलें, ये कहानियाँ खत्म नहीं होंगी। लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। आज की बातचीत को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपसे फिर एक बार बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को बचा के रखें, अपने समाज को बचा के रखें, अपना अस्तित्व बचा के रखें। बिल्कुल। और ऐसे आदमी को न चुने जो आपको काट के टुकड़े टुकड़े मतलब मार भी डाले और फिर आदि लेके काटे और काट काट के आपको जंगलों में फेंक दे टुकड़े, जैसे वो चिकन चिली बना दिया हो। ये क्या है, वो हो सकता है भून के खा भी जाते हैं, और खाते ही थे लोग पहले, क्या किए। तो धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ अड्डा पे आज इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है, सब तक पहुंचनी चाहिए। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और हमेशा हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए बेल बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।